स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। आज की क्लास में हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर के बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में हमको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सबसे पहले क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है और ये फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से जानते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है, ये हम किस यूनिट में पढ़ने वाले हैं, तो इस यूनिट का नाम होगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में आज हम अपने पहले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले आपको चैप्टर से पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, इनमें हमको किन-किन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इस चैप्टर में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक एंड फंडामेंटल डेफिनिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलाम्स लॉ फॉर फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। फिर अगला जो टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ेंगे हम लोग बेटा। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। फिर अगला इसी के बाद टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल पढ़ने वाले हैं। फिर अगला जो टॉपिक है उसे कहते हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम एंड एप्लीकेशन टू फाइंड द ड्यू द इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोग फ्लक्स को निकालेंगे। एक इन्फिनिटी लेंथ का एक लॉन्ग वायर होगा, उस वायर पर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उस फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे और उससे रिलेटेड सभी प्रकार के प्रिंसिपल को पढ़ने वाले हैं। तो अगला बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटी प्लेन शीट। प्लेन शीट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। इस पहले चैप्टर में हम लोगों को इन टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम एकमात्र टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज को आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे कि भैया ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो जैसा कि आपको चार्ज की डेफिनेशन लिखी दिख रही है, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जो चार्ज होता है वो हमेशा बेटा मैटर के साथ एसोसिएट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैटर क्या होती है। सबसे पहले इनको समझते हैं कि ये मैटर होती क्या है। ये जो मैटर है ये होती क्या है बेटा, हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स को यदि हम मैटर कंसीडर कर लें, तो बेटा ये जो मैटर है ये मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ये एटम से मिलकर बने होते हैं। तो जब हम ढेर सारे एटम्स को कंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे तो मैटर बनती हैं। मतलब हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी मैटर हैं उनकी जो बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है बेटा, एटम। अगर हम बात करें एटम किससे मिलकर बना होता है, तो एटम के अंदर 34 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। 34 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। तो एटम इज कंसिस्ट विथ 34 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जब हम ढेर सारे एटम्स को जोड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जब ढेर सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ते हैं तो मैटर बनती हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एटम भी किसी ना किसी चीज से तो मिलकर बना होगा। तो जो एटम है उसके अंदर 34 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। मतलब जो एटम है उसके अंदर 34 पार्टिकल्स होते हैं, जिनमें से आपको केवल 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में समझना जरूरी है। सबसे पहले आपने नाम सुन रखा होगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपने सुन रखा होगा प्रोटॉन, तीसरा आपने सुन रखा होगा न्यूट्रॉन। तो एटम के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, वैसे तो 34 होते हैं, पर आपको किन 3 के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला आएगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा आएगा प्रोटॉन और तीसरा क्या आएगा बेटा, न्यूट्रॉन। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें
तो न्यूट्रॉन को n से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन को p से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन को e से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर कोई ना कोई चार्ज जरूर होता है। जैसा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई साइन नहीं होता है, मतलब ये न्यूट्रल रहता है। कैसे रहता है बेटा? न्यूट्रल रहता है। ये 3 चीजें भी आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा। सिंपल सी बात, हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी मैटर है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स मॉलिक्यूल से मिलकर बने हैं। मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने होते हैं और एटम भी 34 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। इन 34 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आपको केवल 3 पार्टिकल्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे पहला आएगा इलेक्ट्रॉन, फिर आएगा प्रोटॉन, फिर आएगा न्यूट्रॉन। तो अगर हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई साइन नहीं होता है, ये न्यूट्रल रहते हैं। छोटी क्लासों में आपने जरूर पढ़ा होगा कि अगर हम देखें ये एक एटम है, एटम के सेंटर वाले पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके सराउंडिंग्स में, ये न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में क्लासेस होती हैं। इन क्लासेस में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। या आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि भैया ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किसका है बेटा? एटम का है। और एटम ही मिलकर क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल ही मिलकर क्या बनते हैं? मैटर। तो ये जो मैटर होती है ये चार्ज से मिलकर बनी होती है। मतलब कि अगर छोटी सी बात हम समझ लें कि अगर मैटर है, हमारे सराउंडिंग्स में कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें चार्ज होगा ही होगा। उसके पीछे का रीजन क्या होता है? जो मैटर है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने हैं। एटम में 34 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इन 34 सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 3 पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स को हम लोग चार्ज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? चार्ज। तो हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कुछ ना कुछ मास होगा और मास के साथ हमेशा चार्ज एसोसिएट रहता है। जैसा कि आपने डेफिनेशन में देखा। डेफिनेशन क्या कहती है? चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी विच इज एसोसिएटेड विथ मैटर। मैटर, हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें मैटर कह दिया, तो मैटर के साथ हमेशा चार्ज पाया जाता है। एसोसिएटेड विथ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। अभी हम लोग इन दोनों इफेक्ट को पढ़ने वाले हैं कि चार्ज कब इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्रिएट करेगा, चार्ज कब मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट करेगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो चार्ज है ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कैसा होता है बेटा? निगेटिव चार्ज। तो जो चार्ज का क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप से किया गया है, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये चार्ज को कैटेगराइज करने का काम, बताने का काम कि पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हमने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ी और चार्ज की डेफिनेशन के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट होंगे जो ये बताएंगे कि चार्ज फर्दर क्लासिफाइड है 2 कैटेगरीज में। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स को भी देंगे। चलिए आइए देखते हैं क्या लिखा है। चार्ज विथ द सेम इलेक्ट्रिकल साइन रिपेल ईच अदर। मतलब क्या कहते हैं? साइन हम लोगों ने चार्ज देखे 2 टाइप्स के थे, पहला था पॉजिटिव और दूसरा क्या था? निगेटिव। पहला पॉइंट क्या कहता है? यदि सेम साइन होंगे यानी प्लस प्लस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे को फोर्सफुली धक्का मारेंगे और ढकेलने का काम करेंगे। दूसरा क्या लिखा है? चार्ज विच अपोजिट इलेक्ट्रिकल साइन अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। वहीं पर अगर देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, दोनों के सेम साइन है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जब
सेम साइन एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो उसे लॉ ऑफ रिपल्सन कहते हैं। जब अपोजिट नेचर के चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले चार्ज की बेसिक डेफिनेशन, फिर हम लोगों ने देखा कि चार्ज होता क्या है, हमारे सराउंडिंग्स में जो मैटर है वो किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। फिर इसके बाद हम लोगों ने बेंजामिन फ्रैंकलिन को देखा जिन्होंने फर्दर क्लासिफाइड करा चार्ज को टू पार्ट्स में। पहला उन्होंने बताया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा बताया उन्होंने नेगेटिव चार्ज। अब चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो बेटा चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ये क्यू है, इसको चार्ज अगर हम बात करें चार्ज को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू। तो अगर हम लिखेंगे चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। अगला पॉइंट ये याद रखेंगे आप। अगर हम यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें चार्ज की, तो जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है उसे हम लोग कहते हैं कूलॉम। क्या कहते हैं बेटा, कूलॉम। सी से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज की एसआई यूनिट को। अगर हम चार्ज के डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो ये डायमेंशनल फॉर्मूले से पढ़ने से पहले हम लोग चार्ज के दो फॉर्मूले देख लेते हैं। आपने फर्दर क्लासेस में पढ़ा होगा, एक होता है बेटा Q इज इक्वल टू एन ई, और एक बेटा आपने देखा होगा Q इज इक्वल टू आई टी। एक आपने देखा होगा Q इज इक्वल टू एन ई और एक देखा होगा Q इज इक्वल टू आई टी। बेटा ये Q क्या होता है, Q होता है चार्ज, N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम लोग चार्ज की यानी जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं उसका पहला फॉर्मूला देखेंगे तो होता है Q इज इक्वल टू एन ई, जहां पर बेटा Q होता है चार्ज, N क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता कितना है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इस बात को भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू आई टी। इसमें Q क्या होता है, Q होता है बेटा चार्ज, I क्या होता है, I होता है करंट, यहाँ पर T क्या होता है, T होता है टाइम। T क्या होता है, टाइम। तो हमने चार्ज को Q से रिप्रेजेंट करा, उसकी एसआई यूनिट कूलॉम थी, इसे कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डायमेंशनल फॉर्मूले को देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला इस जगह से निकला हुआ है, ये Q है, I इलेक्ट्रिक करंट होता है जिसकी एसआई यूनिट एम्पियर होती है। तो आपने अगर 11th क्लास में यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें 7 फंडामेंटल यूनिट्स में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट की देखेंगे तो उसमें डायमेंशनल फॉर्मूले में जाकर देखेंगे तो आई यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो डायमेंशनल सिंबल होता है वो ए होता है। क्या होता है बेटा, ए। टी होता है टाइम, जिसका डायमेंशनल सिंबल होता है कैपिटल टी। तो यहीं से हमारा चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल आया, और चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू ए टी। कैपिटल ए है और कैपिटल क्या है बेटा, टी। तो हम लोगों ने चार्ज के बारे में बेसिक फंडामेंटल फीचर्स पढ़े। अब हम लोग देखने वाले हैं बेटा चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज को, कि चार्ज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को अपने साथ कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी चार्ज की क्या है, चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तीसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अगली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, फिफ्थ नंबर की, क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्जेस। छठी है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, और सेवेंथ नंबर की प्रॉपर्टी है चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज की प्रॉपर्टी थी। ये चार्ज के जो 7 फंडामेंटल फीचर्स हैं, इन फीचर्स को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि चार्ज के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। एक एक करके अब हम इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली अगर प्रॉपर्टी की बात करें बेटा हम, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी है चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा क्वांटिटीज 2 टाइप की होती हैं, एक होती है स्केलर और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की नीड होती है और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की नीड नहीं होती है।
तो जो भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनको मैथमेटिकली या एल्जेब्रिकली आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एल्जेब्रिकली। मतलब मैथ के अकॉर्डिंग आप चार्ज को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल अगर हम देखने की कोशिश करें, ये एक बॉडी थी, ये एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इसमें ढेर सारे चार्जेस थे। एक था Q1, एक था Q2, एक था Q3, एक था Q4 और एक था Q5। Q1 की बात करें तो ये था 2 कूलाम का, Q2 की बात करें तो ये था 5 कूलाम का, Q5 की बात करें तो ये था -7 कूलाम का। ये माइनस क्यों है? अभी आपने देखा चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। Q3 की बात करें तो ये आप मान लें 7 कूलाम का था। Q4 की बात करें तो -3 कूलाम का था। अगर हम ये छोटा सा एक शीट थी, शीट में हम टोटल चार्जेस को कैलकुलेट करें तो आप क्या कहेंगे? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5। Q1 की वैल्यू अगर देखेंगे तो 2 है बेटा, Q2 की वैल्यू अगर देखें तो 5 है, Q3 की अगर वैल्यू देखें तो 7 है, Q4 की अगर देखेंगे तो बेटा -3 है, Q5 की अगर देखेंगे तो बेटा -7 है। अगर आप थोड़ी बहुत भी मैथ जानते हैं तो 7 2 9 और 5 14 हो गया, और बेटा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये -3 -7 आ गया, तो ये हो गया 14 और ये हो गया -10। यानी कि जो नेट चार्ज है, जो टोटल चार्ज है इस पूरी शीट में, वो नेट चार्ज कितना है बेटा? 4 कूलाम। इसका मतलब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी थी, आप उसको एज इट इज साइन की तरीके इंडिकेट करके उसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये चार्ज की सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा कि भैया जो चार्ज होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की नीड नहीं पड़ती है, उसको आप मैथ के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। ऐड करने की बात कही तो हमने नेट चार्ज को निकाल दिया यहाँ पर। अगली जो चार्ज की प्रॉपर्टी है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज होता क्या है? तो चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। आप तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जा सकता है। आपने अगर नीचे वाली क्लासों में, छोटी क्लासों में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा था। कैसे ट्रांसफर हो रहा था? तो आपने देखा होगा NaCl, NaCl कंपाउंड बन रहा था कि नहीं बन रहा था? सॉल्ट कैसे बन रहा था? Na का एटॉमिक नंबर था 11, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी? 11। तो बेटा अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 और 1 आ रहा था। Cl की बात करेंगे तो Cl का होता था 17, 2 8 7 आ रहा था। ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लीव कर देता है, तो जब ये लीव करेगा तो इसके ऊपर कौन सा साइन आएगा? प्लस। और बेटा यही उसी इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला लेगा, तो इसके ऊपर आएगा साइन माइनस का। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गया, Cl के पास पहुंच गया, मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर Cl के पास पहुंचा। इलेक्ट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन एक टाइप का चार्ज है। तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसका एक दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट था ये, इसके ऊपर +7 कूलाम का चार्ज था। एक ये दूसरा ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट ए था, ये ऑब्जेक्ट बी था। हमने ए और बी ऑब्जेक्ट को दोनों को रब कर दिया। रब कर दिया मतलब रगड़ दिया। जब रगड़े तो बेटा ये जो 7 कूलाम चार्ज था ये इससे निकलकर कहाँ पहुंच गया? बी पर पहुंच गया। तो जब ये ए से निकला है तो ए के ऊपर +7 आ जाएगा, क्योंकि ये रिलीज कर रहा है। ये उधार पे चढ़ जाएगा, कर्जीदार हो जाएगा, इसके ऊपर डेप्ट आ जाएगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा -7। तो आपने देखा एक बॉडी से चार्ज को दूसरी बॉडी में बहुत आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। तो अगली जो चार्ज की प्रॉपर्टी थी वो थी बेटा चार्ज इज ट्रांसफरेबल। मतलब व्हेन अ चार्ज बॉडी इज पुट इन कांटेक्ट विद अनचार्ज बॉडी, जब एक चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में रखा जाता है, अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज। तो जो अनचार्ज बॉडी होती है, जो चार्ज नहीं होती है, वो चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को ले लेती है। तो आप देख रहे हैं चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है बेटा? ट्रांसफर हो रहा है। तो यही हम लोगों ने बताया, बिकम्स चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी। तो हम लोगों ने चार्ज की दूसरी प्रॉपर्टी देखी, जिसे हम लोगों ने कहा कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। तीसरी प्रॉपर्टी है
चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अगर कहीं पर चार्ज है तो ये बात आप मान लें कि मास के बिना चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। उसके पीछे हम लोगों ने पूरा सीखा था क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि बेटा अगर मैटर है तो उसका मास जरूर होगा। अगर मास है तो इसका मतलब चार्ज जरूर होंगे, क्योंकि ये जो मैटर है जिसका मास है वो किससे मिलकर बना है, चार्ज से। तो चार्ज हमेशा अगर आप देखेंगे तो बेटा वो मास के साथ एसोसिएटेड होगा, मतलब साथ में होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि चार्ज है और किसी ऑब्जेक्ट का कोई मास नहीं। अगला है बेटा, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना हम बना सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा कि भैया यहाँ पर जो चार्ज था इस ए बॉडी के ऊपर 7 कूलाम का था, जिसको हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। अब अगर हम लोग देखें कि भैया चार्ज को ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो जो नेट चार्ज है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब जैसे मेरी जेब में 100 रुपए पड़े हैं तो 100 रुपए को हम कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना हम उसमें ऐड कर सकते हैं ना हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी बात बताएं, जो नेट होगा वो कितना होगा, 0। इनका नेट निकाल कर देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बेटा ए के ऊपर +7 था, तो अगर नेट चार्ज निकालेंगे तो नेट चार्ज क्या होगा, ए का चार्ज प्लस बी का चार्ज। ए पर कितना चार्ज है, +7। बी पर कितना चार्ज है, -7। तो आप देखेंगे कितना आ गया बेटा, 0। मतलब यूनिवर्स का जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जब यूनिवर्स को बनाया जा रहा था, तो जितना मास उस समय था यूनिवर्स का, अर्थ का, उतना मास आज भी है। मास में चेंजमेंट नहीं होता है, उसके फॉर्म्स कन्वर्ट होती हैं। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था, इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहा जाता है कि चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर किया जा सकता है। हम चार्ज को ना बना सकते हैं और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी है क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये क्या है, द टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्जेस। मतलब जब चार्जेस को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं तो कंप्लीटली चार्ज ट्रांसफर होता है। कंप्लीटली चार्ज का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था Q इज इक्वल टू एनी प्लस माइनस एनी। ये हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था अभी पीछे। इसका मतलब जब हम लोग चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो कंप्लीटली चार्ज ट्रांसफर होगा। जैसे यहां से 7 चार्ज गया है, इस पर कंप्लीट चार्ज गया। ये नहीं कह सकते हैं 6.5 जाएगा, हाफ चार्ज नहीं जाएगा। हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में चलेगा चार्ज, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं 15.5 17.5 हमने चार्ज ट्रांसफर कर लिया। तो चार्ज की अगली प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटनाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो है वो मल्टीपल में चलता है, 1 2 3 4 5 6 7। हाफ हाफ में आपको ये चार्ज कभी भी ट्रांसफर होते हुए नहीं दिखेगा। जैसे आप देखते होंगे कि आपके क्लास में बच्चा है, 5 बच्चे आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं क्लास में। कभी ऐसा नहीं होता था 6.5 बच्चा आ गया। तो आप बच्चे को, स्टूडेंट को एज अ चार्ज कंसीडर कर लें। ये कभी हाफ हाफ में नहीं चलेगा, ये चलेगा इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कंप्लीट मल्टीपल में चलेगा। जो कि हम लोगों ने चार्ज की अगली प्रॉपर्टी देखी, जिसे क्वांटनाइजेशन ऑफ हम लोगों ने चार्ज कहा। अगली है इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट विदर मे बी इट्स स्पीड और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। इसका मतलब सिंपल सी बात आप ये समझ लें, एक छोटी सी बात है। पहले तो आपको एक बेसिक क्लियर होना चाहिए, वो बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो चार्ज है, चार्ज को आप कितनी भी स्पीड में आप मोशन में लाएंगे, उसके मास में कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है। जबकि अदर ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा होता है। कैसे होता है, तो अभी आप आगे इस फॉर्मूले को जरूर पढ़ने वाले हैं, पर जब तक नहीं पढ़ रहे हैं तो हम आपको बता दे रहे हैं। एक ये फॉर्मूला है, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई √1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्या बताता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट है 10 ग्राम। कितने ग्राम है, 10 ग्राम है। अगर बेटा इस 10 ग्राम के वेट को हम बहुत स्पीड से फेंकेंगे, बहुत स्पीड से फेंकेंगे, तो ये जो 10 ग्राम जो वेट है जब हमारे शरीर से लगेगा तो उतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा जितना कि नॉर्मल में करता है। मतलब एक सिंपल सी बात आप समझें, एक ट्रेन चल रही है,
ट्रेन के ऊपर हमने 10 कूलाम 10 कूलाम चार्ज को रखा हुआ है। ट्रेन की कितनी भी स्पीड क्यों ना हो जाए, ये 10 कूलाम चार्ज 10 कूलाम ही रहने वाला है। मतलब चार्ज का जो वैल्यू है उसमें कभी भी कोई चेंजमेंट नहीं होता है, चाहे चार्ज रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो। बट अदर ऑब्जेक्ट के साथ ऐसा होता है। कैसा होता है? ये जो m है, ये मास है। ये मास कब है बेटा? मूविंग मूविंग ऑब्जेक्ट है। ये क्या है बेटा? मूविंग ऑब्जेक्ट है। ये होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। इन रेस्ट बेटा ये होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो कि आपको पता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में इसका मास है 10 केजी, फॉर एग्जांपल 10 केजी। जब ये मोशन में आ जाएगा और इसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा हो जाएगी तो इसके मास में आपको चेंजमेंट देखने को मिलेगा, इसका मास बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर आपने डेली टू डेली लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस करा होगा तो हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे एक वाटर की ड्रॉप आपके हाथ पर हम गिराएं तो आपके हाथ पर उतनी चोट नहीं लगेगी, लेकिन जब आप बाइक चला रहे होते हैं वो वाटर की ड्रॉप जब आपके ऊपर चेहरे पर लगती है तो बहुत तेज दर्द होता है। कारण क्या है? आप मोशन में हैं, साथ ही साथ वो वाटर की ड्रॉप भी मोशन में है, जिसकी वजह से उस वाटर के ड्रॉप का जो मास है वो बढ़ गया है, एक्चुअल मास से ज़्यादा हो जाता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसका जो मास होता है वो एक्चुअल मास से ज़्यादा हो जाता है। कितना ज़्यादा हो जाता है? तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। जैसे कोई 10 केजी का ऑब्जेक्ट था तो बेटा एम नॉट हो गया 10 केजी। v मतलब जब उसकी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होगी तभी तो उसके मास में चेंजमेंट देखने को मिलेगा, नहीं तो उसका मास नहीं चेंज होगा। और आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी ज्यादा है। इसी वजह से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो एक्चुअल मास होते हैं वही वेलोसिटी के बाद उनके मास हो जाते हैं, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट को पार ही नहीं कर पाते। तो बेटा अगर v को देखें तो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था बहुत स्पीड में जा रहा था। जब स्पीड में जा रहा था तो इसके मास में चेंजमेंट होगा। वो चेंजमेंट तब होगा जब बेटा इसकी जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसा चार्ज के साथ नहीं होता है। कोई पूछे कि भैया जो ऑब्जेक्ट का मास क्या चेंज हो सकता है, तो कह देना हाँ चेंज हो सकता है। कैसे चेंज हो सकता है? तो कह देना एक 10 केजी का ऑब्जेक्ट था, उसका मास 15 केजी या 20 केजी हो सकता है। वो तब हो सकता है जब ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग मोशन में लाते हैं और जो इसकी स्पीड होती है, जो इसकी वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से तेज हो जाएगी तो इसके मास में चेंजमेंट देखने को मिलेगा। जबकि चार्ज के साथ ऐसा नहीं होता है। चार्ज को आप रेस्ट में रखें, वो 2 कूलाम था, आप उसको स्पीड ऑफ लाइट की तेज रफ्तार से भी आप उसको मोशन में ले आए तब भी वो 2 कूलाम रहेगा, उस पे स्पीड का कोई भी इम्पैक्ट देखने को आपको मिलेगा नहीं। तो ये अगली प्रॉपर्टी थी जिसमें हम लोगों ने देखा इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एलिमेंट्री चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी। इसका दूसरा हम लोगों ने देखा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट वेरी विदर में इट्स स्पीड और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। चार्ज को आप मोशन में लाएं या ऑब्जेक्ट जिस पर वो चार्ज रखा है उसको मोशन में लाएं या ऑब्जर्वर मोशन में हो, देखने वाला मोशन में हो, उसका कोई इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। अगला और लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो एक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों टाइप की फील्ड प्रोड्यूस करता है। कब कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करेगा? व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। एक चार्ज पार्टिकल है, ये क्यों? ये रेस्ट में है। इट ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपने सराउंडिंग्स में एक फील्ड बना देगा। इस फील्ड का नाम हम लोग बेटा रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड रख देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड in the space surrounding it. However, the charged particle is unaccelerated motion. It produces both इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब यही चार्ज मोशन में आएगा, भाग रहा होगा स्पीड से, तो अपने सराउंडिंग्स में 2 टाइप्स की फील्ड्स को क्रिएट करेगा। एक होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चार्ज की लास्ट प्रॉपर्टी और 7th प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो अपने सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक फील्ड्स को क्रिएट करता है, जब चार्ज मोशन में होता है तो अपने सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को क्रिएट करता है। तो आज की क्लास में हम छोटे से 2 टॉपिकों पर पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने चार्ज के बारे में जाना, फिर हम लोगों ने चार्ज की डेफिनेशन, फिर चार्ज का क्लासिफिकेशन, फिर चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी।